तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म, अब बारी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वन शॉट में मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वन गो में कंप्लीट करेंगे। तो जिनको ये पोर्शन काफ़ी टफ लगता है या फिर आपने साल भर इसकी पढ़ाई नहीं करी है, सो दिस इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ से आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पूरा कंप्लीट कर लोगे। और हाँ, अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट नहीं किया है तो उसके ऊपर भी वीडियो है, आप उसे भी जाकर कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप आसानी से एग्जामिनेशन में 95% स्कोर कर पाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, और पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या स्थिति थी? दरअसल आपको उस स्थिति के बारे में समझना है जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर गद मचा के रखा हुआ था। मतलब जो इंडिपेंडेंस का समय था, उस समय ब्रिटिशर्स ने क्या स्थिति बना के रख दी थी इंडियन इकोनॉमी की, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या मतलब उस समय क्या कंडीशन था। सबसे पहला लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा लो थी, और इसका मेन जो कारण था वो था जमींदारी सिस्टम। ये जो आप देख रहे हो वो है जमींदारी सिस्टम, और जमींदारी सिस्टम के कारण जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन फार्मर्स को इतना एक्सप्लॉइट किया कि भाई एग्रीकल्चर से प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पा रही थी। मतलब जो किसान थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में जमींदारी सिस्टम बन गया था। इसका मतलब ये हो गया कि भाई एक ट्रायंगुलर सिस्टम बन गया था जिसके सबसे नीचे में पीजेंट्स है, ठीक है, और बीच में कौन है? जमींदार। और इनको रिकॉग्नाइज किया गया था कि दे आर द ओनर्स ऑफ लैंड, राइट। एंड सबसे ऊपर में कौन है? ब्रिटिशर्स। उनका क्या काम था? वो कहते थे जमींदार को कि देखो यार, तुमको मैं जमीन का मालिक बना रहा हूं और तुम्हारा ही काम है कि इस तारीख को मेरे पास इतना रेवेन्यू आ जाना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम पीजेंट्स को कितना शोषण कर रहे हो, उसको कितना चूस रहे हो, कितना उसका खून पी रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस तारीख को मेरे पास इतना रेवेन्यू आ जाना चाहिए। अब जमींदार बेचारे मजबूर, वो क्या करते थे? पीजेंट से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे, और वो सारा ब्रिटिशर्स के कॉफर में, उनके खजाने में जमा कर देते थे। ठीक है, कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेते थे, बहुत वो भी काफी मीकर होता था। तो इतना जब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इसके कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी डाउनग्रेड हो रही थी, प्रोडक्शन काफी कम हो रहा था, जो पीजेंट्स के हालात थे वो काफी ज्यादा खराब थे। अच्छा, मॉनसून पे भी काफी ज्यादा डिपेंडेंसी थी, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने कभी इरिगेशन फैसिलिटी को बेटर करने के अटेम्प्ट्स नहीं किए। उनका केवल मकसद यही था, मोटिव यही था कि कितना ज्यादा खून चूस लो, खून नहीं है फिर भी चूसते रहो, ये वाली स्थिति थी। तो इस कारण से दिक्कतें हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। प्रॉपर इनपुट नहीं था, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर्स की कोई वहां पर उस समय में चीजें नहीं थी, कोई बेटर इक्विपमेंट नहीं था। तो इस कारण से फार्मर्स ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, और फार्मर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित भी हो रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते तो टैरिफ पॉलिसी काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ था कि जो इंडिया से रॉ मटेरियल जाएंगे, लाइक कॉटन वगैरह हो गया या सिल्क हो गया, तो वो रॉ मटेरियल जो ब्रिटेन में जाएंगे तो उस पर टैरिफ नहीं लगाया था, ठीक है। लेकिन इंडिया से जो बन के, मतलब जो फिनिश गुड होंगे, फिनिश गुड लाइक इंडिया से हैंडीक्राफ्ट वगैरह उस जमाने में बहुत बन के जाते थे। अगर आप ब्रिटिशर्स के आने से पहले या इवन की ब्रिटिशर्स के पूरे कंट्रोल लेने से पहले की बात करो तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस था, ठीक है। यहाँ से जो मुस्लिम, मतलब जो रेशम के कपड़े होते थे, ढक्का मुस्लिम जो होता था ढाका का, तो वो कपड़े बन के, या फिर जो कॉटन के प्रोडक्ट्स थे वो काफी ज्यादा दुनिया भर में फेमस थे, और काफी ज्यादा महंगे भी होते थे क्योंकि वो बहुत फाइन क्वालिटी के होते थे, ठीक है। तो वो जब दुनिया भर में बिकने जाएगा ना, तो उस पर काफी हैवी टैरिफ लगते थे। क्यों टैरिफ लगते थे? ताकि वो कपड़े विदेश में जाकर महंगे बिके, और महंगे अगर बिकना शुरू हो जाएंगे तो वो लोग कम खरीदेंगे। तो मतलब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को दुनिया भर में लोग कम खरीदना शुरू करेंगे, तो हैंडीक्राफ्ट फिर बिकेगा ही नहीं, और बिकेगा ही नहीं तो फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करने का उनका मकसद था, और उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया? केबल रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या कि विदेश, मतलब ब्रिटेन में फिनिश्ड गुड तैयार होते थे, और वो फिनिश्ड गुड क्या होते थे? इंडिया में बनकर आते थे, और मशीन में बनके, क्योंकि ब्रिटेन में तैयार होते थे तो वो काफी सस्ते होते थे। तो वहां से सामान इंडिया में आकर सस्ता बन रहा है। मतलब इंडिया
became what? India became the exporter of raw material and importer of finished good from Britain. और जब विदेश से सामान आ रहा था, ब्रिटेन से सामान आ रहा था, तो वो मशीन से बन के आ रहा था, तो काफी सस्ता होता था। अब जब सस्ता होगा तो इंडियन मार्केट में काफी सस्ते सामान बिकेंगे ब्रिटेन से बने हुए। तो इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, उनके बने हुए जो सामान थे वो नहीं बिकते थे। तो इंडियन जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, वो इंडस्ट्री भी डाउनग्रेड होती चली गई, बर्बाद होती चली गई। क्यों? क्योंकि विदेश से बन के सस्ता कपड़ा आ रहा है। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड भी क्रिएट हुआ, क्योंकि एक नया क्लास लोगों का एक तैयार हुआ, मिडिल क्लास जिसको आप कह सकते हो, जो कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रहा था, जो कि ब्रिटिश प्रोडक्ट को खरीद रहा था। और इस कारण से भी इंडियन इंडस्ट्री बर्बाद होती चली गई। ब्रिटिश गुड के लिए ज्यादा बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया। इन द ईयर 1953 फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वाज रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। तो ये पहला ट्रेन चला। ऐसे ही पूरे इंडिया में रेलवे के नेटवर्क को बिछाया गया, साथ ही साथ सी पोर्ट्स को डेवलप किए गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के बने हुए फिनिश गुड को पूरे इंडिया में बेचना था और इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइन होते चले गए। अच्छा, फॉरेन ट्रेड की क्या स्थिति थी? जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया बिकेम व्हाट? इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ raw material and primary products, whereas it became the net importer of finished good and reproduced by the British industry। जो ब्रिटिश इंडस्ट्री वहां पे बना रही थी वो इंडिया में आकर बेच रही थी। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी के बैकवर्डनेस को भी दिखा रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वो केवल ब्रिटेन हो रहा था। इंडिया के जो एक्सपोर्ट दुनिया भर में होते थे अलग अलग देशों में, उसको कंसाइज कर दिया गया, केवल ब्रिटिशर्स के यहाँ पर होगा, केवल ब्रिटेन होगा, या फिर कुछ इक्का दुक्का देश ऐसे थे जैसे श्रीलंका वगैरह, जो उस समय सीलोन के नाम से जाना जाता था, उन सब देशों में होगा जो कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में थे। राइट? साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड से जो भी मुनाफा हो रहा था उसको ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे, लाइक वॉर लड़ने के लिए यूज कर रहे थे, इंडिया पर रूल करने के लिए यूज कर रहे थे। मतलब मेरा पैसा ही निकाल के मेरे ऊपर ही राज किया जा रहा था, ऐसी स्थिति थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की अगर बात करें तो इंडिया में हाई बर्थ एंड डेथ रेट था, क्योंकि एक देखो हमारे यहाँ पर एजुकेशन नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे, तो इस कारण से यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई हुआ करता था। करीब करीब 8 लोग हर 1000 व्यक्ति पर उनका जो सर्वाइवल रेट था वो था। मतलब 1000 लोग पैदा हो रहे हैं, 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें केवल 8 ही बच्चे जिंदा बचते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम थी, मतलब एक आदमी ऑन एन एवरेज 32 ईयर्स ही जीवित रहता था। लिटरेसी रेट यहाँ पर देख सकते हो केवल 16% का उस समय था, जो इंडिया के सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दिखाता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए थे, 72.7% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। केवल 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे थे और केवल 17.2% लोग सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट थे। मतलब एक बहुत ही अनबैलेंस ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी का देखने को मिल रहा था उस समय में, इंडिपेंडेंस के समय में। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति थी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी देश के, किसी भी इकोनॉमी के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ कुछ एरियाज में जरूर हुए हैं ब्रिटिशर्स के टाइम में, लाइक ट्रांसपोर्ट वाले एरिया में, कम्युनिकेशन वाले एरिया में, जैसे रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, फिर कुछ पोर्ट्स वगैरह बनाए गए और टेलीग्राफ सिस्टम को डेवलप किया गया। लेकिन ये सब क्यों? ये सब इंडिया के बेहतरी के लिए किया था। कई लोग ये दलील देते हैं कि ब्रिटिशर्स की क्या देने इंडिया को। भाई वो इंडिया को दिया उन्होंने इंडिया को लूटने के लिए। राइट? शशि थरूर ने एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया था, उनके आर्गुमेंट्स काफी ज्यादा रहते हैं इन सब चीजों के। तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ये आर्गुमेंट दिया था कि भाई आपने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, क्यों इंट्रोड्यूस किया? इंडिया को लूटने के लिए इंट्रोड्यूस किया, आपने इंडिया के या इंडियंस के बेनिफिट के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो ये सारी चीजें थी। फिर बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम की तरफ ले गए थे और इस कारण से फिर डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी इंट्रोड्यूस हुआ। उस जमाने में काफी ज्यादा बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होता था, लेकिन उसको फिर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की तरफ ब्रिटिशर्स ने वाइड स्प्रेड उसको एनहांस किया, वाइड स्प्रेड उसको फैलाया, तो इससे काफी ज्यादा फायदा मिले थे। तो ये सारी चीजें थी आपके फर्स्ट चैप्टर में, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं हम लोग 1950 से 1990, जब भारत के हाथों में खुद में बागडोर आई, उस समय क्या स्थिति थी। देखो, भारत के समय उस समय में काफी सारी दिक्कतें थी, काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। एक तो ब्रिटिशर्स की जो भी लेगेसी आप कह सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स का एक पिटारा हम लोगों को मिला था कि एक गरीब देश जहाँ पर भुखमरी है, जहाँ पर बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, जहाँ पर
ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बट स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है। ऐसे देश को चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और ऐसा देश हमें मिला था विरासत में अंग्रेजों से। तो अब ऐसे देश को कैसे चलाया जाए? तो देखो, उस समय इंडिया के पास इकोनॉमिक सिस्टम के ऑप्शंस अवेलेबल थे। एक होता है सोशलिस्ट सिस्टम, एक होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, या इसको कम्युनिस्ट सिस्टम कहते हो, कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है? ये इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं, प्राइवेट एंटिटीज कंट्रोल करते हैं, और मिक्स्ड में बोथ, दोनों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दोनों मतलब गवर्नमेंट भी रहेगा, इंडिविजुअल भी रहेगा। तो इंडिया के पास ये ऑप्शन अवेलेबल था कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को कैसा बनाता है, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, सोशलिस्ट होना चाहिए, कैपिटलिस्ट होना चाहिए या मिक्स्ड होना चाहिए। इंडिया ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, बट उसका जो टिल्ट था वो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ ज्यादा था, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा था, ऐसा आप देखोगे। अच्छा, गवर्नमेंट कंट्रोल होने का एक और आप देख सकते हो इसके फीचर कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया इन द ईयर 1950। प्लानिंग कमीशन का काम ये था कि मतलब वो गवर्नमेंट का एक एंटिटी है जिसका काम है पूरे देश के लिए प्लान बनाना फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ द इकोनॉमी, राइट। अच्छा, इसके गोल्स क्या क्या थे? पहला गोल था ग्रोथ करना, इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करवाना। ग्रो करवाने का मतलब यहाँ पर जीडीपी इंक्रीज हो, यहाँ पर जो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो तेजी से इंक्रीज करें, जो यहाँ पर रिसोर्सेज है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, सर्विसेज यहाँ पर बेटर किए जाए, लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर किया जाए, और यहाँ पर जीडीपी को इंक्रीज किया जाए। दूसरा जो था वो था मॉडर्नाइजेशन, जिसको आप लॉन्ग टर्म गोल्स कह सकते हो। ये सब जो गोल्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म गोल्स थी प्लानिंग की। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब जो गुड्स की प्रोडक्शन हो रहे हैं या सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको तो बढ़ाना ही है, तेज करना है, लेकिन उसको और ज्यादा मॉडर्नाइज करना है, उसमें हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन का केवल ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग केवल टेक्नोलॉजी या फिजिकल चीजों में करें, हम लोग सोसाइटी में भी, सोशल स्फेयर में भी हम लोग मॉडर्नाइजेशन करें, लोगों के सोचने का, उनके वे ऑफ लिविंग को भी इंप्रूव करें। जैसे महिलाओं के साथ कैसे ट्रीट करना है, जैसे मान लो कि सोसाइटी में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या जो अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग हैं उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाए, राइट। तो ये सारी चीज़ों को भी बेटर किया जाए। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब ये भी होता है कि आप सोशल आउटलुक को भी चेंज करो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता था। फिर सेल्फ रिलायंस, जिसकी बात मोदी जी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ की मुखालफत करते रहते हैं कि भाई आत्मनिर्भरता हो। तो आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता। उस समय क्या स्थिति थी भारत के देश की इकोनॉमी की कि उस समय हम लोगों को बहुत सारा जो खाना पीना था या तेल थे या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे उसके लिए विदेशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया करते थे। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब ये हो गया, या सेल्फ रिलायंस के टारगेट का मतलब ये हो गया कि हम लोग खुद से ही उन चीज़ों को प्रोड्यूस करें ताकि हमें कम इंपोर्ट करना पड़े। इंपोर्ट से दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरे देश को चले जाते हैं। अगर हम हमेशा दूसरे देश से खरीदते रहेंगे तो हमारे पैसे तो उनके पास जाते रहेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें थी कि हमें अपने फॉरेन कंट्रीज पर जो डिपेंडेंस है उसको कम करना है ताकि वो हमारे पॉलिसीज में इंटरफेयर ना करें। जैसे मान लो कि 1965 के वॉर के बारे में बताता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने धमकी दिया था कि तुमको हम जो अनाज भेजते हैं वो हम बंद कर देंगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट थे अनाज के लिए। और वो अनाज कौन सा भेजता था पता है? PL480 प्रोग्राम के अंदर में भेजता था, और उसमें सुअर जो अनाज खाते हैं अमेरिका में वो अनाज हमारे यहाँ पर भेजा जाता था। तो ऐसी चीज़ें जब तक रहेगी तो आप डिपेंडेंट रहोगे फॉरेन कंट्रीज पे। सो दैट्स व्हाट द गोल, कि हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना है या कम करना है। फिर उसके बाद इक्विटी मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग अमीर बन के रह जाएं, नहीं, हमारे जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको भी अपलिफ्ट किया जाए। और ये ज़रूरी है कि सारे जो लोग हैं इंडिया में, कंट्री में, वो अपने कम से कम बेसिक नीड को तो पूरा कर ही ले, चाहे वो फूड की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात हो, ताकि ये इनइक्वालिटी खत्म। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए 1950 से 1990 के बीच में? लैंड रिफॉर्म्स किए गए। लैंड रिफॉर्म्स क्यों जरूरी था? जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम के अंदर में
अंग्रेजों ने, एक मान लो जमींदार है, उसको बहुत सारा लैंड दे रखा है और इसको रिकॉग्नाइज किया एज द ओनर ऑफ द लैंड। ठीक, वो मालिक है उस जमीन का, बहुत बड़े एरिया में एकर्स ऑफ द एकर्स लैंड का वो मालिक है। और किसान जो खेती कर रहे हैं ना, उसको रिकॉग्निशन नहीं है वहां पर, वो केवल खेती करके रेवेन्यू जमींदार को दे रहा है और जमींदार फिर ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। लैंड रिफॉर्म के अंदर में क्या किया गया, जो खेती कर रहे हैं उनको माना गया कि दे आर द ओनर्स ऑफ द लैंड, मतलब जो टिलर्स हैं, जो खेती कर रहे हैं वहां पर, उनको लैंड का मालिक घोषित किया गया। और साथ ही साथ जो जमींदारी सिस्टम है उसको खत्म किया गया, जो इंटरमीडिएरीज थे, वो जमींदार क्या इंटरमीडिएट है, तो उसको, उस चीज को खत्म किया गया। साथ ही साथ लैंड सीलिंग लगाया गया कि एक व्यक्ति के पास मैक्सिमम इतना ही लैंड हो सकता है। सीलिंग का मतलब लिमिट, कि एक व्यक्ति के पास इससे ज्यादा लैंड नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें करी गई ताकि कुछ लोगों के हाथ में ही केवल जमीन ना रहे। ठीक है, जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। फिर उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो मिड 1960s का टाइम है, उस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज को दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सके, हमारे यहाँ पे जो फूड इनसिक्योरिटी है वो चीज सॉल्व हो सके। और पर्टिकुलरली ये वीट में किया गया था, और पर्टिकुलरली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले एरियाज में ये सारी चीजें करी गई। तो इससे काफी ज्यादा फायदा भी मिला। आज हम लोगों को दुनिया में कभी खाने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, राइट। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो देखो, इसमें आप देखोगे तो पब्लिक इंटरप्राइजेज ने काफी ज्यादा रोल प्ले किया था और वही मेन रोल प्ले करते थे। प्राइवेट इंटरप्राइजेज भी थे, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी थे, लेकिन वो एक सेकेंडरी रोल में थे। ज्यादा से ज्यादा जो इंटरप्राइजेज थे वो केवल केवल पब्लिक सेक्टर को दिए गए थे। इसमें 3 शेड्यूल बनाए गए थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में वो सारी कंपनीज ऐसे रहेंगे या सारे एरियाज ऐसे रहेंगे जिस पर पब्लिक रहेगा। देखो शेड्यूल ए, इसमें क्या रहेगा, इसमें सारे पब्लिक वाले, मतलब ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें गवर्नमेंट ही केवल रहेगी। फिर शेड्यूल बी था जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट का भी रहेगा, लेकिन प्राइवेट का जो रहेगा ना वो बहुत लिमिटेड रहेगा, प्राइवेट का पार्टिसिपेशन काफी लिमिटेड रहेगा। वहीं सी वाले सेक्टर थे, जो बाकी बचे हुए छोटे मोटे सेक्टर थे, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट किया गया था, जिसके हिसाब से यहाँ पर पूरा सिस्टम बनाया गया था इंडस्ट्रियल सिस्टम में। अच्छा, इसमें लाइसेंसिंग सिस्टम भी था। लाइसेंसिंग सिस्टम का मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपको कुछ भी चीज प्रोड्यूस करनी है ना, तो पहले सरकार से लाइसेंस लो। भाई आपको दूध बनाना है, दूध की फैक्ट्री डालनी है, सरकार से लाइसेंस लो। ठीक है। अच्छा, मान लो आपको दूध के साथ पनीर भी बनाना है, तो उसके लिए भी सरकार से लाइसेंस लो। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक। उसके बाद डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से उनको प्रोटेक्शन दिए गए फॉरेन कंपटीशन से। कैसे, हमारे देश के जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज है उनको विदेश के बड़े कंपटीशन से बचाने के लिए यहाँ पर हैवी ड्यूटी लगाया गया कि विदेश से कोई भी सामान आएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा चार्ज लगेगा। साथ ही साथ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिए गए, जैसे उनको सब्सिडीज वगैरह दिए गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया ताकि वो भी आगे बढ़कर प्रोडक्शन कर सके। फिर फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें तो हमारे देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है कि जो भी इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जैसे मान लो कि हम चीनी बाहर से खरीद रहे हैं, तो भाई बाहर से क्यों खरीदना, घर में ही चीनी बना लो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही कर लो चीनी का। तो ये चीजें होंगी। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक, इट एम्स एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या होते थे, उनको प्रोटेक्शन दिए जाते थे, हैवी ड्यूटी लगाया जाता था इंपोर्टेड आइटम्स पे, और ताकि वो सामान बाहर से यहाँ पर नहीं आ सके या कम आ सके, और आए भी तो महंगा बिके यहाँ पर, ताकि लोग घरेलू बने हुए सामान को ही खरीदे। ठीक, ये क्यों किया गया था? क्योंकि भारत के जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज है जो अभी ग्रो कर रहे थे, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स की, जो 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या था? देखो, 1991 में सरकार ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन
एंड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ी थी? अब इसको बाद में हम लोग इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बट इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? पहला था फिस्कल डेफिसिट। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट सिग्निफाइज द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो घाटे थे, उस कारण से सरकार को कितना लोन लेने की जरूरत पड़ गई थी या पड़ती है, वो कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। मतलब सरकार की आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है, तो ये फिस्कल डेफिसिट होता है, घाटा। सरकार के घाटे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और बहुत लंबे समय तक अगर घाटे चढ़ते रहे ना, तो आपके पास लोन चढ़ता जाएगा, और लोन चढ़ता जाएगा तो फिर उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और लोन जब मैच्योर होगा तो पूरा पूरा लोन भी पैसा वापस करना पड़ेगा। 1990s के समय में इंडिया में बहुत बुरी स्थिति आ गई थी कि इंडिया के पास पैसे नहीं थे लोन चुकता करने के, और इतने कम पैसे थे कि करीब करीब 2 हफ्ते तक ही हमारा इंपोर्ट बिल चुकता हो सकता था। मतलब हमारा खजाने में केवल 2 हफ्ते के लिए इंपोर्ट करने के पैसे बचे थे। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सब पॉलिसी फुलफिल नहीं हो पाया था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो हमारे देश में काफी ज्यादा काफी बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब आता है? जब आपका जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक्सपोर्ट से। मतलब आपके पास जो सरकारी घाटा है वो बहुत बढ़ जाता है, तो इस कारण से फिर आपके डेट क्राइसिस आता है। और डेट क्राइसिस होने का मतलब ये होगा कि आपके पास लोन 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 ही चुकता करना है। उसके बाद गल्फ क्राइसिस हो रहा था। गल्फ क्राइसिस मतलब क्या कि कतर और इराक, इन सब देशों में लड़ाई हो रही है, और लड़ाई होने के कारण वहां से जो तेल है वो हमें महंगा मिल पा रहा है, और महंगा मिल पा रहा है तो हमें तो तेल पे ही डिपेंडेंसी है, और तेल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी सारे गुड्स के दाम बढ़ जाते हैं, और बाकी सारे गुड्स के दाम बढ़ेंगे तो भारत में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये दिक्कत था। फिर साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थे, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थे, मतलब सरकारी जो कंपनी थी वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सरकारी कंपनी है, क्या ही परफॉर्म करेगी, लॉस काफ़ी ज़्यादा था, उनका जो एफिशिएंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो सरकार को लगा कि नहीं, पीएसयूज का भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक बोझ बन के रह गए थे। सरकारी कंपनीज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइसेस राइज कर रहे थे, यहाँ पर इन्फ्लेशन की स्थिति, मतलब जो महंगाई की स्थिति थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगेन आई हैव टोल्ड यू कि केवल 10 दिनों के बराबर, मतलब 2 हफ्ते के बराबर भी करीब हमारे पास पैसा नहीं था कि सरकार दूसरे देश से कुछ चीज़ खरीद सके। और उस समय वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन लेने के लिए गई भारत सरकार, और वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने बोला कि आपको अपने देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको लिबरलाइज करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। तो भाई ये लिबरलाइजेशन होता क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो अपनी इकोनॉमी है उस पर कंट्रोल जो गवर्नमेंट का है उसको लूज करे। इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट कंट्रोल को कम करना, लिबरलाइज करे अपनी इकोनॉमी में, जो पॉलिसीज हैं उसको लूजन करें, ये कहलाता है लिबरलाइजेशन। अच्छा, तो इसमें जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको अबॉलिश किया गया, मतलब कुछ ही एरियाज को रखे गए, बाकी सारे एरियाज में लाइसेंस लेने का जो प्रोविजन था उसको ख़त्म किया गया। प्रोडक्शन एरिया में जो रिजर्वेशन था कि ये चीज़ केवल सरकार कर सकती है, और अगर करे भी प्राइवेट तो इतना नहीं कर सकती है, ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया, और इम्पोर्ट करने की आज़ादी दी गई कि आप दुनिया भर से कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट कर सकते हो फ्रीली मतलब इंपोर्ट ड्यूटी या तो बहुत कम कर दिया गया या हटा ही दिए गए। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो सरकारी कंपनी है उसको प्राइवेट हाथों में बेच दो, मतलब कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज। जो सरकारी कंपनी है उसमें प्राइवेट सेक्टर को ले आओ, मतलब सरकारी कंपनी को बेच दो, या तो पूरा पूरा या तो पार्शियली, कुछ परसेंटेज उसमें से स्टेक बेच दो। अच्छा, इसमें प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन किया गया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डिसइन्वेस्टमेंट किए गए। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकाला गया, सरकार ने उसके स्टेक को बेच दिया। ठीक, शेयर्स भी बेचे गए पब्लिक इंटरप्राइजेस के। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब तो जानते ही हो, अपनी इकोनॉमी को दुनिया भर की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। टिल 1990 इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी मेजरली। कुछ ही सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था, बाकी दुनिया भर से बचा के रखा हुआ था। अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया और ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि दुनिया भर के साथ हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कर सके, उनके इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो सके। क्या क्या किया गया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी, इक्विटी लिमिट की, फॉरेन कंपनीज इतना ही आके इतना ही इन्वेस्ट कर सकते, उस लिमिट को इंक्रीज किया।
इंडियन रुपी को कन्वर्टेबल बनाया गया कि आप दूसरे करेंसी में भी इंडियन रुपी को कन्वर्ट करवा सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि आप दुनिया भर के साथ ट्रेड कर पाओगे। लेट से कि आपको रशिया के साथ ट्रेड करना है, लेट से आपको यूएस के साथ ट्रेड करना है, तो यू कैन इजीली कन्वर्ट योर रुपए इनटू रूबल और डॉलर रिस्पेक्टिवली। सो इट वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाए गए, टैरिफ्स को कम किए गए सो दैट कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट काफ़ी तेजी से हो सके। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लें, एक वाइब्रेंट इकॉनमी देखने को मिला, काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी मिली जो यहाँ के कंज्यूमर्स थे उनको। साथ ही साथ आप सोच सकते हो कि 1991 से जो उस समय हमारे पास केवल 10 दिन के पैसे देने के 10 दिन के लायक पैसे देने के लिए हमारे पास फंड नहीं था। आज हम लोग दुनिया की 5वीं 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हम लोगों ने काफ़ी लंबा रास्ता तय कर लिया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को काफ़ी स्टिमुलेशन मिला, फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हुआ, इन्फ्लेशन कम हुआ, कंज्यूमर की सोवरेनिटी बढ़ी। कंज्यूमर की सोवरेनिटी मतलब उनके जो परचेजिंग डिसीजंस हैं वो और ज़्यादा एक्सपैंड हुए। नाउ कंज्यूमर्स कैन डिसाइड विच ब्रांड ही और सी वांट्स टू बाय। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गए। अब ऐसा नहीं था कि कंज्यूमर के पास एक ही दो सामान की अवेलेबिलिटी है, वो दुनिया भर के सामान उसको मिल पा रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा काफ़ी बड़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा काफ़ी ज़्यादा आया, एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बन के इंडिया इमर्ज हुआ है। साथ ही साथ मोनोपोली मार्केट से कॉम्पिटिटिव मार्केट में कन्वर्ट हुआ इंडिया। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कल भी मैं डिस्कस कर रहा था अपने एक फ्रेंड के साथ कि यार इंडिया कितना तेज़ी से बढ़ चुका है। आज इंडियन जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे वर्ल्ड क्लास कम्पिटिटिव बना रहे प्रोडक्ट्स, लाइक टाटा कंपनी या महिंद्रा कंपनी है, वो कितने अच्छे अच्छे कार्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये यही चीज़ें सबसे निकल के आए कि भाई कंपटीशन आया, दुनिया भर के साथ अब कम्पीट कर रहे हैं। लाइक फोर्ड कंपनी है, लाइक टोयोटा है, लाइक हुंडई है, होंडा है, सुजुकी है, इन सब के साथ इंडियन कंपनीज भी कम्पीट कर रही हैं कंधे से कंधा मिला के। तो ये सब कंपटीशन से ही आता है। अगर आपके पास कंपटीशन रहेगा, अगर आप अपनी इकॉनमी को केवल ऐसा नहीं है कि केवल बचा के रखे हुए, क्लोज करके रखे हुए कि नहीं नहीं छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा है और अपनी इकॉनमी को खोलेंगे नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसको कंपटीशन दो, उसको दौड़ने दो, उसको लड़ने दो, उसको हारने दो, हार के फिर उठने दो, तो बेहतर होता है। और ये फ़ायदा मिला एलपीजी पॉलिसी का। लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले। एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया गया क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा कुछ ऐसे पॉलिसीज़ नहीं लाए गए जिससे एग्रीकल्चर को विकास हो। अर्बन कंसंट्रेशन हुआ, ग्रोथ प्रोसेस का जो शहर हैं वो और तेज़ी से बढ़ते चले गए, लेकिन गांव पिछड़े के पिछड़े रह गए। इकोनॉमिक कॉलोनिज्म एक तरह से लोग कहते हैं कि भाई ये भी एक तरह का कॉलोनिज्म है। आज के समय में दुनिया के बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं वो हमारे मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं। इंडियन जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो बेचारे सस्टेन नहीं कर पाते हैं इस पूरे कंपटीशन में, कट थ्रोट कंपटीशन में। कंज्यूमरिज्म का स्प्रेड हुआ, जो उपभोक्तावाद वाली संस्कृति होती है कि सब चीज़ को एज ए प्रोडक्ट की तरह देखना, ठीक है, विदेशों के जो पॉलिसीज़ हैं, विदेशों के जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करना, ठीक है। आज मैकडी में खाना और एवेंजर्स के मूवी देखकर हम लोग कूल महसूस करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कैपिटलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म, ठीक है। ग्रोथ प्रोसेस काफ़ी लॉपसाइडेड रहा, कुछ ही एरियाज़ में ग्रोथ हुए, बाकी सारे एरियाज़ नेग्लेक्ट रह गए हैं, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर। कल्चर इरोजन, वही सारी चीज़ें, हमारा कल्चर काफ़ी ज़्यादा इससे डाइल्यूट हुआ है। और या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो किस तरह से कल्चर होमोजेनाइजेशन होता है। हम लोग दुनिया भर के कल्चर्स को अडॉप्ट करते हुए चले जा रहे हैं और अपने कल्चर्स का खात्मा करते जा रहे हैं, तो ये कल्चर इरोजन भी मिला। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, राइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो दो टाइप के कैपिटल होते हैं, एक होता है फिजिकल कैपिटल और दूसरा होता है ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का अर्थ ये होता है कि ऐसे इनपुट्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज किए जाए उन सबको आप फिजिकल कैपिटल कहते हो, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स, जो टूल्स वगैरह होते हैं, सर आपके फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये एक इंटेंजिबल चीज है। जैसे फिजिकल कैपिटल को आप कह सकते हो जिसको आप छू देख सकते हो, ये सारी चीजें, लेकिन ह्यूमन कैपिटल एक इंटेंजिबल चीज है, ठीक है। जैसे नाउन में पढ़ते थे ना, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। बेसिकली आपके अंदर का जो स्किल होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो एबिलिटी होती है, जो एजुकेशन आप गेन करते हो, जो आपका हेल्थ स्टेटस है, ये सब आपके ह्यूमन कैपिटल के तौर पे आता है। और यही अगर आप पूरे देश की बात करते हो तो ये आप पूरा ह्यूमन कैपिटल की बात करते हो। आप अपने आप में भी ह्यूमन कैपिटल और पूरे इकोनॉमी के ह्यूमन कैपिटल की बात जब आती है तो पूरे पूरे पॉपुलेशन के एक्सपर्टीज की बात आती है, उनके स्किल की बात आती है, उनके नॉलेज की बात आती है, उनके हेल्थ स्टेटस की बात आती है, लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें होती है ह्यूमन कैपिटल। तो इसको आप देख नहीं सकते हो, ये आपके अंदर में
जो चीजें हैं वो इम्प्लिसिट होती है, राइट। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, जो आप टूल्स मशीनरी वगैरह होते हैं, प्लांट होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, ये आपका फिजिकल कैपिटल होता है। तो कंपैरिजन अगर कहें, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल के बीच में डिफरेंशिएट करो। तो फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होता है, आसानी से मार्केट में बेचा जा सकता है, इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है विद द टाइम। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये इनटेंजिबल होता है और मार्केट में बेचा नहीं जा सकता ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, आप किसी के लिए काम करते हो तो एक तरह से आप ह्यूमन कैपिटल को ही सेल कर रहे हो, बट स्टिल वो डायरेक्ट सेल नहीं होता है और इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं करती, बेसिकली बढ़ती चली जाती है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते चले जाओगे, लाइक हेल्थ अपना बेटर करते जाओगे, अपने नॉलेज को बेटर करते चले जाओगे, तो आप ह्यूमन कैपिटल बेटर बन पाओगे। जैसे मान लो कि आप 10th पास करके आए और कहीं पे जॉब पे लग जाओ, लेकिन आप 12th पास करके जाओ, आप बीटेक करके जाओ, या आप कोई अच्छा नॉलेज करके जाओ, आप रिसर्च करके जाओ, आप डॉक्टर बन के जाओ, तो आप क्या होगे, आप बेटर ह्यूमन कैपिटल बन पाए। तो एक इन्वेस्टमेंट से क्या हो गया कि आप अच्छे ह्यूमन कैपिटल बन पाए और ज्यादा आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारी चीजें होती है। फिजिकल कैपिटल ज्यादा मोबाइल होता है कंट्रीज के बीच में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री आराम से भेज दो, भाई टूल्स है, यहाँ से भेज दिया हम कनाडा, यहाँ से भेज दिया अमेरिका। बट ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, वो लेस मोबाइल होता है, लोग बहुत तेजी से एक देश से दूसरे देश ट्रैवल नहीं करते, माइग्रेट नहीं करते। तो ये सारी चीजें, फिजिकल कैपिटल को उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हो, भाई मशीन है, मेरा ले जाके तुम्हारे पास दे जाएंगे, तुम्हारा मेरे पास दे, ये कर सकते हो। लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप सेपरेट नहीं कर सकते, भाई मेरा स्किल, मेरा नॉलेज मेरे से कैसे जुदा करोगे। तो ये सारी चीजें, फिजिकल कैपिटल ये दरअसल ओनर के डिसीजंस के कारण ये सारी चीजें निकल के आई है, उसका आउटकम है कि आप इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस के थ्रू ये डिसीजन लिए गए कि मेरे पास इतने टूल्स होंगे, मेरे पास इतनी मशीनरी होगी, लाइक दैट। लेकिन ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन एक सोशल एक प्रोसेस होता है। हाँ, इसमें कॉन्शियस डिसीजन भी होते हैं कि मेरे को ये पढ़ाई करनी है, ये हेल्थ पे खर्चा करना है, ये स्किल लेना है, ये नॉलेज लेना है, ये ट्रेनिंग लेनी है। लेकिन साथ साथ सोसाइटी भी काफी कुछ डिसाइड करती है कि आप कैसे ह्यूमन कैपिटल बन पाओगे। आप जिस घर में पैदा हुए उससे भी डिसाइड होता है कि आप कैसे ह्यूमन कैपिटल बन पाओगे। मे बी आपके पेरेंट्स काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे, आपके एजुकेशन पे काफी ज्यादा खर्चा करते होंगे, या आप जानते होंगे उसकी महत्ता। लेकिन कई बार होता है कि कोई व्यक्ति किसी गरीब घर में पैदा हुआ या ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे एजुकेशन की महत्ता नहीं है, जहाँ पर हेल्थ की महत्ता नहीं है, या फिर उनके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आप बेटर ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाओगे। तो ये डिपेंड करता है सोसाइटी पे, ठीक है। तो ये चीजें भी होती है। फिर फिजिकल कैपिटल का इट कैन बी फॉल्ट थ्रू इंस्पेक्ट, वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन के कारण ही या उस चीज के कारण ही डेवलप हो पाएगा। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन कैपिटल को और ज्यादा डेवलप करना। लेट्स से आप पूरे पॉपुलेशन की बात करते हो, पूरे इकोनॉमी की बात करते हो, तो पूरे इकोनॉमी के स्किल में, पूरे इकोनॉमी के नॉलेज में, पूरे इकोनॉमी के एक्सपर्टीज में, उनके एक्सपीरियंस में, उनके हेल्थ कंडीशंस में इंप्रूवमेंट करना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन वर्ड है ना, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आप उसको बना रहे हो। तो बनाओगे कैसे? उनके एबिलिटीज को, उनके स्किल्स को आप डेवलप कर रहे होगे, तो ये कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, इसके सोर्सेज क्या है? तो आप इसके एजुकेशन पे खर्चा करो, सबसे मेन होता है। आप उनको एजुकेशन दो, आप उनको ट्रेनिंग दो, आप उनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस दिलाओ, और इस कारण से आप बेटर ह्यूमन कैपिटल बन पाओगे। और बेटर ह्यूमन कैपिटल बन पाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाओगे, आप इकोनॉमी के लिए बेहतर बन पाओगे। ठीक है। होता है ना कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा और किसी बच्चे के पढ़ाई पर खर्चा किया गया, तो ठीक है, जो बच्चा नहीं पढ़ा वो कमा रहा होगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ के गया, काफी बेहतर आगे बढ़ा, अच्छे नॉलेज गेन किया, अच्छे स्किल गेन किया, तो ज्यादा कमाएगा। तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे होता है, वो भी एक कैपिटल है ना, आप उस बच्चे में इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 साल 20 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद वो बेटर आउटपुट देगा, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार एजुकेशन ही प्रोडक्टिव होगा, कई बार ऐसा होता है कि नहीं पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा कमा पाते हैं। लेकिन एक तरह से एक कंडीशन को आप अगर कांस्टेंट मान लो तो ये चीज रिटर्न देता है, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न देता है। जैसे जैसे आप उसके एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग पे खर्च करोगे, तो इसका जो ह्यूमन कैपिटल है वो बेटर बन पाएगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बेटर हो पाएगा पूरे देश का। हेल्थ पे खर्चा ये दूसरा है। हेल्थ पे खर्चा करके आप कर सकते हो, आप आदमी बीमार है तो कहाँ से वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा जीडीपी में, कहाँ से वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएगा? तो इसके लिए जरूरी है कि वो हेल्थ पे खर्च करे, हेल्थ कंडीशन उसका बेटर हो, पूरी सोसाइटी का, पूरे कंट्री का बेटर हो। तो कैसे हो पाएगा? तो अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए देश में, अच्छे
मेडिकल फैसिलिटीज होने चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए आपके यहाँ पे, मेडिसिन बेटर अवेलेबल होने चाहिए, वैक्सीन्स को दे सकते हो आप, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन की सुविधा होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक ह्यूमन कैपिटल बेटर बनाने में मदद करेगी। तो ये सारी चीजें जरूरी होती। फिर उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो आप किसी जॉब पे गए तो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है वहां पर। ऐसा नहीं कि पहले दिन से आपको सीधा काम पे लगाना शुरू कर दिया, नहीं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इवन की कुछ साल के बीत जाने के बाद भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप बेटर बन पाओ। जैसे मुझे याद है कि मेरे अंकल बैंक में काम किया करते थे, काफी सालों से काम किया करते थे। फिर बैंक्स में क्या हुआ कि कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, वहां पे कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हुआ जिसके अंदर में अब कंप्यूटर पे भी सारे काम होंगे। वो सारी जिंदगी काम करते आए थे पेन एंड पेपर से, अब वहां पे कंप्यूटर डाला गया। तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी गई कि कैसे आपको कंप्यूटर यूज करना है ताकि आप बेटर प्रोडक्टिविटी आप दे सको, बैंक के काम को और ज्यादा बेहतर कर सको। तो ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो इस पर भी खर्चा किया जाता है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर जॉब, फॉर बेटर अर्निंग कैपेसिटी। तो इस कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रूरल एरिया से निकल के अर्बन एरियाज में जाते हैं। तो इस कारण से वो ज्यादा और कमा पाएंगे। अब जैसे गांव है, अब गांव में वो क्या ही कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा खेती करेंगे या छोटे मोटे दुकान ले पाएंगे, लगा लेंगे। लेकिन अगर वो अर्बन एरियाज में आते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो बेटर काम कर पाएंगे, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगे, वो ज्यादा कमा पाएंगे। तो ये होगा। फिर एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, भाई मार्केट की इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए। अगर जैसे मान लो कि आप घर में बैठे हो, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास कोई जानकारी नहीं, कोई आपको बताने वाला नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भैया मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फलाने फलाने कॉलेज में फलाने फलाने जो कोर्स है वहां पे जाना है और वहां से एजुकेशन गेन करना है क्योंकि वहां पे बढ़िया एजुकेशन मिलता है, या मुझे अमेरिका में जाकर ये जॉब करनी है। कैसे पता लगेगा? इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? तो यही है, न्यूज़पेपर से हो गया, टीवी से हो गया, इंटरनेट से हो गया, लोगों से मिलने से हो गया। तो ये सब इंफॉर्मेशन पे खर्च करना पड़ता है। आज आप पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ पा रहे हो मेरे से? आपने इंफॉर्मेशन पे खर्चा किया है, आपने इंटरनेट पैक लिया है और उस कारण से आप पढ़ पा रहे हो, तो आप अच्छे ह्यूमन कैपिटल बन पा रहे हो। तो ये एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन भी जरूरी होता है ह्यूमन कैपिटल को और बेटर करने के लिए। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंस क्या होगा, क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो ह्यूमन कैपिटल बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप फिजिकल कैपिटल को बेटर यूज कर पाओगे। देखो दो टाइप के आपके क्या मतलब एक तरह से कह सकते हो रिसोर्सेज होते हैं, एक एक्टिव रिसोर्स और एक पैसिव रिसोर्स। जैसे मान लो कि कोयला है, तो कोयला बहुत सारे हैं दुनिया में, धरती पे बहुत सारे कोयला है, हीरा है, जवाहरात है, सोने हैं, चांदी है, सब कुछ है। लेकिन कोई यूज है उसका? कब तक? जब तक कोई इंसान उसको जाकर निकाले ना। तो इंसान क्या है एक्चुअली में? वो एक्टिव रिसोर्स है, बाकी दुनिया में सारी चीजें पैसिव है। इंसान ही ना मशीन लगाता है, इंसान ही ना कोयला निकालता है, इंसान ही ना खदान लगाता है, इंसान ही ना तेल निकालता है और उसका बेटर यूज कर पाता है। तो इंसान बेहतर होगा, ह्यूमन बेहतर होंगे, ह्यूमन कैपिटल बेहतर हो पाए होगा तो इकॉनमी भी बेटर होगी, दुनिया भी बेहतर होगा, जीडीपी भी ज्यादा होगी। तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? फिजिकल कैपिटल को, फिजिकल कैपिटल जो टूल्स है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल्स है, उसका बेटर यूटिलाइजेशन करवाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो ह्यूमन कैपिटल एक्चुअली raises the productivity and production as knowledgeable and skilled worker make the better use of resources। पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो ज्यादा बेटर ढंग से रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे। क्यों किसी कंपनी में अच्छे लोगों को हायर किया जाता है? क्यों पढ़े लिखे लोगों को हायर किया जाता है, स्किल लोगों को हायर किया जाता है? ऐसे रोड पर से उठा के किसी को क्यों नहीं रख लेते हैं? क्योंकि अगर ज्यादा बेहतर ह्यूमन कैपिटल होंगे तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और ये बेहतर कब बन पाएंगे? तो अपने एजुकेशन पे खर्चा करो, अपने हेल्थ को मेंटेन करो, अपने ट्रेनिंग पे खर्चा करो। तो ये सारी चीज। दूसरा क्या होता है? इन्वेंशंस करते हैं, इनोवेशन करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करते हैं। आपके पास नॉलेज आएगा तभी ना आप इन्वेंशन करोगे, नए नए इनोवेशन कर पाओगे। तो ये सारी चीजें। साथ ही साथ नॉलेजेबल, स्किल्ड और फिजिकली फिट पीपल ह्यूमन कैपिटल को मदद करते हैं और बढ़ावा देने में मदद करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ती है, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास हेल्थ बढ़िया होगा और तो आप अच्छे डिसीजन लोगे, अच्छे जगह पे इलाज करवाओगे, बर्थ रेट कम करोगे, काफी साफ सुथरे जगह में रहोगे, अच्छे फूड खाओगे,
तो भाई आप ज्यादा दिनों तक जीवित रह पाओगे। पूरे सोसाइटी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ता है। पढ़े लिखे लोग होंगे तो प्रोडक्टिव काम करेंगे, क्रिएटिव काम करेंगे, तो अपनी जिंदगी बेहतर कराएंगे, लोगों की जिंदगी भी बेहतर कराएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल होता है, पढ़े लिखे लोग, बेटर ह्यूमन कैपिटल जो होते हैं, छोटी फैमिली जाते हैं। इसलिए आप देखोगे यूरोप के देशों में या इन सब देशों में वहां पर बर्थ रेट काफी कम है, और इंडिया में भी आजादी के समय में जितना बर्थ रेट था उतना अब नहीं है। बहुत कम लोग एक या दो बच्चे ही पैदा करते हैं। या अपने फादर के जनरेशन या ग्रैंड फादर के जनरेशन में देखोगे तो लोग 5-5, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों के पास नॉलेज आया है, लोग ये जान पाए हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। अब देखो इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के पुअर होने का क्या कारण है? इनएफिशिएंट रिसोर्सेज। इंडिया में तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन उनका इनएफिशिएंट यूज है, और जितनी जरूरत है उससे कम यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल। तो ये सारी चीजें। फिर सीरियस इनएफिशिएंसी, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका इनएफिशिएंसी है, वो सही से काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर उनको ठीक ढंग से यूज नहीं किया गया, अंडर यूटिलाइज है। यहाँ पे लोग हैं लेकिन लोगों के पास जॉब ही नहीं है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन यहाँ पे बहुत खराब है, मैसिव इलिटरेसी है, नन एजुकेशन है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो इस कारण से भी इनएफिशिएंसी निकल के आती है। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आज भी काफी ज्यादा है। तो अब देखो, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा होगा, अगर मान लो कि एक फादर है, उसके 5-6 बच्चे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि कितने पे खर्च कर पाएगा, कितने बच्चों को पढ़ा पाएगा? इसलिए ना छोटे परिवार को ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि भाई आपके एक बच्चे होंगे तो आप अपने पैसों का उसको यूज कर सकते हैं, उसको पढ़ाने लिखाने में, आगे बढ़ाने में। तो ये लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, यहाँ पर जो डिमांड है जॉब मार्केट की और जो सप्लाई है जॉब मार्केट की, इसमें काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि कोई मैच ही नहीं है। इंडस्ट्री डिमांड कर रही है स्किल्ड लोगों की, लेकिन पढ़ाई वैसी नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या हो रहा है? रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है। एक बहुत अच्छा डेटा था, कुछ सालों पहले रिलीज हुआ था कि इंडिया में जितने ग्रेजुएट हो रहे हैं उसमें से 13% लोग भी जॉब के लायक नहीं है। ऐसी स्थिति है इंडिया में। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का। पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं लोग? अनएम्प्लॉयड बन रहे हैं। और इसलिए आप देखोगे कि जब कहीं वैकेंसी निकलती है, रेलवे में वैकेंसी निकलती है, यूपी निकलता है या महाराष्ट्र में निकलता है, चपरासी के जॉब की निकलती है, प्यून के, उसमें पीएचडी होल्डर सब अप्लाई करते हैं। व्हाट वाज दैट? व्हाट इज दिस? ये क्या है? प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं हो पा रही है। आपका जो एजुकेशन लेवल है वो इतना बेहतर नहीं है कि आपको जॉब दिला सके। ये सारी चीजें होती है। अच्छा देखो, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीजें हैं दोनों? देखो, ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन और हेल्थ दोनों को कंसिडर करता है, और इससे क्या होता है? लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो बात करता है कि एजुकेशन और हेल्थ ह्यूमन वेलबींग का इंटीग्रल पार्ट ही है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझो। ह्यूमन कैपिटल बात करता है कि एजुकेशन और हेल्थ से लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेट्स से कि मेरे पास अच्छे एजुकेशन होंगे, मेरे पास अच्छा हेल्थ होगा, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ये कहता है कि ये सब चीज तो होनी चाहिए इंसान की बेहतरी के लिए, मेरी बेहतरी के लिए ये सब चीज होनी ही चाहिए। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये भी है कि अगर आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो, हेल्थ पे खर्चा कर रहे हो, तो ये अनप्रोडक्टिव होगा अगर हम लोग इससे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ये कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए। अगर मान लो कि गुड्स एंड सर्विसेज नहीं भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है और ये तो होके ही रहना चाहिए। दोनों के बीच का डिफरेंस समझो। वंस अगेन आई रिपीट, ह्यूमन कैपिटल ये कहता है कि एक ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है कि हमारे मतलब एक लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि एजुकेशन और हेल्थ पर खर्चा होना चाहिए ताकि वो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए, और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो खर्चा बेकार है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ये कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ तो इस बंदे को मिलनी ही चाहिए, भले वो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस कर पाए। तो ये एक बाप और माँ वाली कहानी है। क्या है कि एक बाप जो होता है वो इस तरीके से देखता है कि अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, 20 साल पढ़ाया, 1 लाख रुपए खर्च किए, अब वो बच्चा अगर जॉब नहीं कर पा रहा तो बाप कहता है कि भाई तू नकारा हो गया, मेरे पैसे बर्बाद कर दिए 20 साल के, 1-1 लाख रुपए मैंने खर्चा करे तेरे पे।
तो बर्बाद है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट माँ है, वो ये कह रही है कि नहीं, चाहे ये बच्चा कैसा भी हो, है तो सोना बच्चा ही, इसके प्रोडक्ट चाहे ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, चाहे कमा नहीं रहा है, बट इसके एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करना जरूरी ही है। सो दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग। सो दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक माँ वाली चीज। ह्यूमन कैपिटल क्या करता है, ह्यूमन बीइंग को एज अ मीन्स टू एन एंड मानता है, कि मतलब एंड तक, टारगेट तक पहुंचने का एक साधन मानता है, इंसान को टारगेट तक पहुंचने का एक साधन मानता है। टारगेट क्या है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना। तो उसका रास्ता क्या है कि ह्यूमन बीइंग को बेहतर करो, बेहतर करो, बेहतर करो। तो ये मानता है, और इस कारण से उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसके एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए, उसके हेल्थ पे खर्चा होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें। अब एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में काफी ज्यादा ग्रो किया है। अगर हम बात करें 1950-51 की, तो केवल 230,000, मतलब 2,30,000 के आसपास ही स्कूल थे। 2005-6 के डेटा के हिसाब से ये बढ़ चुके हैं 1,215,000, मतलब हो गया कि 12 लाख स्कूल्स बन चुके हैं। ठीक है, टीचर्स के नंबर भी इंक्रीज हुए। पहले 7 लाख थे ये टीचर्स थे, अब 60 लाख हो गए, 7 लाख से 60 लाख हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इंक्रीज हुए कि उस समय में 23,800,000 ही टीचर्स थे, अब ये बढ़ के 2,22,100,700,000 स्टूडेंट्स तक पहुंच चुके। ग्रॉस इनरोलमेंट, इट शुड बी इनरोलमेंट नॉट इन्वायरमेंट। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है कि जो एक एलिजिबल ऑफिशियल एज पॉपुलेशन है ना स्कूल ईयर का, जैसे मान लो कि स्कूल ईयर मानते हैं कि 5 साल से लेकर मान लो कि 14 साल तक। तो इस ईयर के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे, उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये कहलाता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, वो भी काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, मतलब छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं, वो 82% थे 1950-51 से, वो बढ़कर 94.85 तक पहुंच गए 2005-6 के डेटा के हिसाब से। फिर लिटरेसी रेट की बात करें तो 1951 में केवल 18.33% लोग पढ़े लिखे थे, आज 2017 के डेटा के हिसाब से 76%। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 8 क्लास तक की पढ़ाई वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम एलिमेंट्री एजुकेशन मानते हैं, मतलब प्राइमरी एंड मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं वो सारी चीज़ें। और दिसंबर 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बना दिया, और फंडामेंटल राइट दे दिया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्रीली और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। फिर उसके लिए काफ़ी सारे स्कीम्स है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन NPGEL लॉन्च किया गया था, जिसमें पर्टिकुलरली जो गर्ल चाइल्ड थे उनको पढ़ाने के लिए सुविधाएं दी गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए थे 2004 में, जुलाई 2004 में। SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बालिकाएं हैं, मतलब जो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए चीज़ें करी गई। फिर सेकेंडरी एजुकेशन की अगर बात करें तो 9 और 10th वाला जो मतलब क्लास होता है उसके बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन बोला जाता है, और क्लास 11th और 12th को हायर सेकेंडरी बोला जाता है या सीनियर सेकेंडरी बोला जाता है। ठीक, हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे, मतलब जनरल और टेक्निकल एजुकेशन। जनरल जैसे BA BSc हो गया, ये सब जनरल एजुकेशन हो गया। टेक्निकल लाइक बीटेक करवा रहे हो आप, उसको मेडिकल करवा रहे हो, ये सारे आपके टेक्निकल एजुकेशन होते हैं। और इन सबको देखने के लिए UGC है, तो UGC के जो यूनिवर्सिटी हैं, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, तो उसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। जैसे आप देखते हो ना, बोर्ड्स होते हैं स्कूल लेवल पे, बोर्ड्स होते हैं, CBSE हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, वैसे ही। तो ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल पे UGC होता है, जो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। तो वो उसके नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी 1950-51 में केवल 27 यूनिवर्सिटी थे इंडिया में। 2005-6 में ये 350 बढ़ चुके हैं। टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, टेक्निकल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए। सिंस इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन ए फिनोमिनल एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। केवल 43 डिप्लोमा लेवल पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंडिपेंडेंस के समय में, वो बढ़ के 1231 हो गए 2001 तक पहुंच के। केवल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज थे उस जमाने में, अब बढ़ के 1265 हो गए 2001-2 के डेटा के हिसाब से। और इंजीनियरिंग कॉलेज को कौन गवर्न करता है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE गवर्न करता है। फिर एजुकेशन सेक्टर के वीकनेस की बात करें तो आज भी इंडिया में हाई लिटरेसी है। 2011 सेंसस के हिसाब से केवल 74% यहाँ लोग लिटरेट है। जेंडर बाइस है, अभी भी देखने को मिलता है कि जो लड़कियां हैं वो भी कम पढ़ रही हैं। क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर काफ़ी कम है। वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग भी कम मिल रही है।
और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जो 6% होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, 3.46% तक ही है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आता है, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मतलब होता क्या है? रूरल मतलब गांव के एरिया का कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही कहलाता है रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दैट इज रूरल क्रेडिट। गांव में जो क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है उसको हम कहते हैं रूरल क्रेडिट। मतलब एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर फैसिलिटीज के लिए गांव में लोन की क्या फैसिलिटी है उसको हम लोग कहते हैं रूरल क्रेडिट, राइट। और इसमें देखोगे ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने या इवन के नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, राइट। उस एरिया में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज़ कितने ईजी है, कितने ऑप्शंस के हैं, राइट। और इसमें आप देखोगे कि सरकार भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इवन की 15 to 20 ईयर्स का टाइम पीरियड देती है कि भाई तुमको अगर लैंड खरीदना है या लैंड को इम्प्रूव करना है, ट्यूबवेल गरवाने हैं, कैनाल वगैरह बनाना है, मीन छोटे छोटे जो कैनाल्स वगैरह होते हैं उसको बनवाना है, ट्रैक्टर्स खरीदने हैं, उसके लिए लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। और कई बार क्या होते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो लोन लेते हैं इवन की रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए, मैरिज के लिए, पुराने लोन को चुकता करने के लिए, या फिर कभी किसी कारण से जैसे सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया या आग लग गया तो उस कारण से क्रॉप फेल हो जाता है तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए भी लोन लेते हैं। और ऐसे लोन को आप अनप्रोडक्टिव लोन कहते हैं। भाई आप ट्यूबवेल लगाने के लिए कर रहे हो, ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर रहे हो तो वो प्रोडक्टिव है क्योंकि इससे आपका आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन आप मुंडन करवाने के लिए, छठी करवाने के लिए, शादी ब्याह करवाने के लिए कर रहे हो तो वो सब खर्चे होते हैं, वो सब अनप्रोडक्टिव लोन होते हैं। अच्छा, रूरल क्रेडिट के सोर्सेज कौन कौन है? तो दो हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जैसे आप मान लो कि ट्रेडर से ले रहे हो या मान लो कमीशन एजेंट से ले रहे हो या जमींदार से ले लिए, दोस्त रिश्तेदार से ले लिए, साहूकार से ले लिए, ऐसे जो सोर्सेज होते हैं या ऐसे जगहों से अगर आप लोन लेते हो तो वो कहलाते हैं आपके नॉन इंस्टीट्यूशन। वही इंस्टीट्यूशनल कौन होते हैं? जैसे आपने रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रामीण बैंक से लिया, सरकार से लिया, कुछ नाबार्ड से ले लिया आपने लोन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, या लैंड डेवलपमेंट बैंक से ले लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से आपने ले लिए या बैंक से जाकर ले लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले लिया, तो ये सब कहलाते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, राइट। उसके बाद होते हैं माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो पैसे लिए जाते हैं वो होते हैं माइक्रो फाइनेंस। अच्छा, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? देखो, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि जैसे मान लो कि 20 लोगों का एक ग्रुप बन गया और उसमें से हर एक लोगों ने बोला, हर एक इंसान ने बोला, 20 लोगों का एक ग्रुप है, हर एक इंसान ने बोला कि मैं 10-10 हज़ार रुपया इसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ। हर एक व्यक्ति 10-10 हज़ार दिया। अब इससे क्या हो गया कि यहाँ पर एक बड़ा कॉर्पस बन गया। लेट्स से मतलब अगर सभी लोगों ने दे दिया तो ये 2 लाख का कॉर्पस बन गया, ठीक। अब 2 लाख का कॉर्पस बन गया तो इसमें से सी नाम का एक बंदा था, उसने बोला कि यार मेरे को ना ट्रैक्टर खरीदना है, ये 2 लाख मेरे को लोन दे दो, मैं वापस कर दूंगा 2,20,000 रुपये, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसको लोन मिल गया और कुछ दिनों बाद इसने 2,20,000 रुपये वापस कर दिए। अब देखो सबको फायदा हुआ कि नहीं? सबने 10-10 हज़ार दिए थे, अब सबके बढ़ के कितने हो गए? आपके 11,000 रुपये हो गए। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सबको फायदा हो रहा है और उस व्यक्ति को भी फायदा हुआ, सी को भी फायदा हुआ, उसने ट्रैक्टर खरीदा, उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई होगी। तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का फंक्शनिंग, ठीक है। तो उससे भी माइक्रो फाइनेंस काफी ज्यादा मिल जाता है। अब देखो, अब एक होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का मतलब ये हो गया कि एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम क्या होता है? एक पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू मान लो कोई फसल उगी, फसल उगने के बाद उसको असेंबल करना, एक जगह जमा करना, उसको स्टोर करना, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना, फिर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसके बाद पैकिंग करके उसकी ग्रेडिंग मतलब छटाई करना कि ये अच्छा माल है, ये खराब माल है, और उसके बाद लास्टली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पूरे मार्केट में। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। अच्छा, इसको बेहतर कैसे कर सकते हो? देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे मेजर्स लिए हैं जिसके कारण से एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम बेटर हो। पहला रेगुलेटेड मार्केट है जिसमें सरकार का रेगुलेशन होता है ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से और एक पूरा प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज तरीके से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचा जा सके। कोऑपरेटिव मार्केटिंग होते हैं, मार्केटिंग सोसाइटीज बनते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने सामान को बेटर तरीके से बेच पाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से बेच पाते हैं। जैसे मान लो कि जो दूध है,
तो वो भी जैसे अमूल है, अमूल एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूध बेचते हैं। और अमूल क्या करता है, अमूल एक दूध इकट्ठा करता है और फिर मार्केट में जाकर बेचता है। तो वैसे ही मान लो कि चलो शुगर केन के प्रोड्यूसर्स हैं, शुगर केन के प्रोड्यूसर्स हैं, तो बहुत सारे किसान अगर मान लो अकेले अकेले जाके बेचेंगे तो हो सकता है उनको कम दाम मिले, ज़्यादा मिले। लेकिन बहुत सारे अगर शुगर केन के प्रोड्यूसर एक जगह पे मिल गए हैं और सबने बोला कि हम दाम 100 रुपया लेंगे, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि खरीदने वाले को 100 रुपया देना पड़ेगा ना। जैसे आप मार्केट में जाते हो, एक ऑटो वाले ने बोला कि मैं 100 रुपया लूंगा, दूसरे ने बोला 80 रुपये लेना, तीसरे बोला 60 रुपये, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि सभी को एक इकट्ठा बोलना चाहिए कि भाई मैं 100 रुपया ही लूंगा, चाहे आप इससे बैठो या उसमें बैठो, सब में। तो इससे क्या होता है कि उनकी बार्गेनिंग पावर बेटर होती है। तो ये सारी चीज़ें, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग में ये फायदा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को डेवलप किया गया, जैसे रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसिंग सिस्टम को बनाया गया। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग सिस्टम को बेटर बनाया गया, ताकि अगर फार्मर के प्रोडक्ट अच्छे हैं तो उनको अच्छा दाम मिल पाए, खराब है तो फिर कम दाम मिल पाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था, अभी भी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। ये क्या होता है, सरकार क्या करती है, जैसे मान लो कि वीट है या मान लो कि पैडी है, तो इन सब के लिए अब देखो जो किसान है वो मार्केट में जाएंगे बेचने के लिए, तो मार्केट में अगर कम दाम मिला तो इसके लिए सरकार क्या करती है, इनको ये सिक्योरिटी देती है कि यार तेरा जो वीट और पैडी है ना उसको मैं इतने दाम पे खरीदूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज अ गारंटेड प्राइस। और ये गारंटी किसको दी गई है, किसानों को। किसने दिया, गवर्नमेंट ने, कि मैं तेरे को इतनी गारंटी देता हूं कि चल 260 रुपये तुमको दूंगा ही दूंगा। हाँ, अगर तुमको ज्यादा प्राइस मार्केट में मिल रहा है तुम बेच सकते हो, लेकिन मैं तो तुमको इतना दूंगा ही। तो वीट में, राइस में, मेज में, कॉटन में, शुगर केन में, पल्सेज में, इन सब में सरकार ये गारंटी देती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमको इतना प्राइस दूंगा ही। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स के पास एक सिक्योरिटी रहती है कि भाई कोई नहीं खरीदेगा मेरे अनाज को तो सरकार तो खरीदेगी। अच्छा, सरकार क्या करती है अनाज खरीद कर, सरकार स्टोर करती है और अपने पीडीएस शॉप के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो शॉप होता है, राशन शॉप जिसको आप कहते हो, मोहल्ले में आपके होगा या गांव में आपके होगा, उसके थ्रू लोगों को सस्ते दामों पे अनाज बेचती है। जो बीपीएल वाले कार्ड होते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले या एबव पॉवर्टी लाइन वाले, उनको सस्ते दामों पे अनाज देती है। तो इससे फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होता है, ताकि देश के जो लोग हैं वो सस्ते दामों पे अनाज खरीद सके और फूड सिक्योरिटी यहाँ पे इंश्योर हो सके। अब डिफेक्ट्स क्या क्या है, देखो अभी भी काफ़ी डिफेक्ट्स है। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने के कारण कई बार क्या होता है कि अनाज या कोई भी प्रोडक्ट्स हैं वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, कई बार जो किसान होते हैं उनके पास ये नहीं होता है कि ज़्यादा दिनों तक वो अनाज को रख सकें ताकि अच्छे दाम मिल पाए। जैसे टमाटर वगैरह है, अब कितना दिन इनको स्टोर करके रख पाए, अब थोड़ी ये वेट करेंगे कि अच्छा दाम मिलेगा तब जाके उसको बेचेंगे, उनको जल्दी जल्दी में सेल करना पड़ता है। तो कई बार उनको मतलब लूट लिया जाता है, जो ट्रेडर्स होते हैं या ये सारे होते हैं, तो वो उनको कम दाम पे ही खरीद लेते हैं। तो डिस्ट्रेस से मतलब मजबूरी में, जल्दबाजी में बेचना। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होती है, इसके कारण से वो आसपास के क्षेत्रों में बेच पाते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी रहता तो वो दूर किसी दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में बेचते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलता। अभी क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं तो आसपास ही बेचना पड़ेगा। मिडिल मैन, बिचौलिए वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो प्रॉफिट खा जाते हैं इन लोगों का। फिर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस नहीं है, गाइडिंग नहीं है उनको, तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसका इलाज क्या है, तो आप स्टोरेज फैसिलिटी बेटर करो, रेगुलेटेड मार्केट को इस्टेब्लिश करो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बढ़िया बनाओ, रोड वगैरह, रेलवे, ट्रक, इन सबको अच्छे से इस सबको रन करने का सिस्टम बनाओ। सोसाइटीज़, मार्केटिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट करो। आसान दामों पे आप जो लोन है वो प्रोवाइड करो, वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू। फिर प्रोड्यूस, जो भी सामान बना है उसका ग्रेडिंग हो, ताकि प्रॉपर ग्रेडिंग हो कि ये सामान अच्छा है, ये इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है या कम ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हो ताकि प्रोड्यूसर को सही दाम मिल सके। और मार्केट इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुंचती रहे कि भाई मेरे उगाए हुए सेब को यूपी में यहाँ पे बेचेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर प्राइस मिलेगा। तो ऐसा रहेगा ना उनके पास इन्फॉर्मेशन, तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से कमाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी का डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हैं, आप उनको दूसरी जगहों पे भी लगा सकते हो। तो उसका दो एस्पेक्ट है, एक है कि दूसरे क्रॉप को प्रोड्यूस करो या फिर दूसरे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लग जाओ, ठीक है।
डाइवर्सिफिकेशन का क्या हो सकता है, या तो क्रॉप प्रोडक्शन में आप डाइवर्सिफिकेशन करो, या तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आप डाइवर्सिफिकेशन करो। मतलब आप जैसे गेहूं उगा रहे हो, तो भाई गेहूं उगा के साथ साथ आप कुछ और भी उगाओ, जैसे फ्लावर्स उगाओ, जैसे मान लो कुछ मेडिसिनल प्लांट है उसको आप उगा लो। तो इससे क्या होगा कि चलो मान लो कि गेहूं में कम दाम भी मिला तो इसमें हमको बेहतर दाम मिल पाएगा। या फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को आप बेटर कर सकते हो, जैसे मान लो कि आप खेती तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ दूध उगाने वाला भी काम कर दो, पशुपालन का काम भी कर दो, मछली पालन का काम कर दो, आप हनी बी कीपिंग वाला जो काम होता है वो कर दो, या आप लेदर का काम करना शुरू कर दो, टूरिज्म का काम करना शुरू कर दो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, मतलब डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने रिस्क को। अगर हाईली डिपेंडेंट रहोगे एग्रीकल्चर पे तो दिक्कत होगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड दरअसल व्हाइट रिवॉल्यूशन को भी कहते हैं, जिसके अंदर में क्या हुआ था कि वर्गीज कुरियन जो थे उन्होंने क्या किया था, एक इस सिस्टम को डेवलप किया था कि जो फार्मर्स है, जो मिल्क प्रोड्यूसर्स है, वो क्या करेंगे, अपने अपने मिल्क को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और फिर जाकर उसको बेचेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो अमूल का एग्जाम्पल दिया था वो यही चीज थी ऑपरेशन फ्लड के थ्रू में। फिर इसके बाद जो मिल्क में किया था, फिर उसका गोल्डन रिवॉल्यूशन है। गोल्डन रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स में किया गया था। गोल्डन रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो ऑयल सीड्स हैं जिससे तेल बनता है, उस चीज को बेटर किया जाए, उस एरिया को बेटर किया जाए। फिर आईटी सेक्टर का क्या रोल है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में? तो आईटी का बहुत बड़ा रोल है कि इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर ढंग से पहुंच पाता है, उनके पास इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। गवर्नमेंट के पास भी ऐसे टूल्स हैं जिसके किसी एरिया में फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है या कोई इमरजेंसी आने वाला है तो उसको पहले से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। या फिर मान लो कि मैं किसान हूं तो मैं अपने सॉइल को जाकर टेस्ट करवा लूंगा कि सेंटर में जाके कि मेरा सॉइल की क्या स्थिति है, इसमें फर्टिलिटी है या नहीं, इसमें क्या ज़रूरत है, कौन सा इसमें खाद चाहिए, कौन सा पेस्टिसाइड चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने। एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम लोग रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब होता है कि नेचुरली हम लोग मतलब उत्पादों को उत्पादन करें, मतलब कि जो प्रोड्यूस है उसको हम नेचुरली बनाएं, उसमें केमिकल्स का यूज ना करें। मतलब हम लोग सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करें, इसमें इको फ्रेंडली हम लोग इस चीज को प्रोड्यूस करें किसी भी फसल को। अच्छा, इसके फायदे क्या है कि देखो, केमिकल से अगर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा महंगा होता है, पेस्टिसाइड वगैरह लगाना पड़ता है, एचवाईवी सीड्स वगैरह खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से करोगे तो बहुत सस्ता होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप गाय के गोबर का यूज़ कर रहे हो, सड़े गले सब्जियों का यूज़ कर रहे हो, जो वॉर्म्स होते हैं, केचुलीस होते हैं, उन सब का यूज़ करो। ठीक है, केचुए वगैरह। और इससे इनकम काफ़ी अच्छा जनरेट होता है क्योंकि इसका एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक फार्म का। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे कंपनीज जो कि ऑर्गेनिक फूड के नाम पर महंगे महंगे दामों पे बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वो हेल्थ के लिए बेहतर होता है, तो एक्सपोर्ट भी आपका बेहतर होता है, हेल्दी फूड मिलता है सोसाइटी को, और ये सारी चीज़ें होंगी। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इससे बढ़ता है क्योंकि केमिकल प्रोड्यूस गुड को ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा उसको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक फूड पेस्टिसाइड फ्री होते हैं तो इन्वायरमेंटल के लिए सस्टेनेबल होता है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है क्योंकि इसके लिए अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं मिला है, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। साथ ही साथ ये सामान काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं तो ज़्यादा इनका मार्केट नहीं है। और ऑर्गेनिक फार्मर के जो फार्मिंग वाले जो फील्ड्स होते हैं वो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह नहीं लगाए, तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज में होते हैं, उनका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, मतलब क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। सो दैट वाज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो वर्कर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वर्कर एक कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि किसी प्रोडक्टिव काम में लगा हुआ है ताकि अपना लिविंग अर्न कर सके, कुछ कमाई कर सके, उसको आप वर्कर कहोगे। और ऐसा नहीं है कि केवल जो पेड वर्कर्स होते हैं वही केवल, नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है। जैसे मान लो कि कोई शॉपकीपर है तो वो अपना कमा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई इसको जॉब दिया हुआ है, वो किसी के अंदर नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। जैसे मान लो एक ट्यूशन टीचर है तो वो भी क्या है, वो भी वर्कर के तौर पर है, उसको मान सकते हो। बार्बर है, कॉबलर्स है, ये सारी चीज़ें, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, मतलब किसी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो सबको आप लोगे वर्कर के अंडर कंसिडर करोगे। अब लेबर फोर्स और वर्क फोर्स क्या होता है? देखो, लेबर फोर्स मतलब वो सारे लोग
जो कि काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करने लायक भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बेड पे पड़े हो, वो सारे लोगों को आप क्या कहोगे, लेबर फोर्स। जैसे मान लो कि 14 साल से ऊपर इंडिया में है ना, 14 साल से कम लोग नहीं कर सकते हैं लेबर, तो 14 साल से ऊपर वाले जितने भी जो लोग हैं उसको आप कहोगे लेबर फोर्स, 14 से 59 साल के अंदर में, चाहे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो काम की तलाश कर रहे हैं वो भी लोग, और जो काम कर रहे हैं वो सारे लोग लेबर फोर्स के अंदर में आएंगे। और वर्क फोर्स क्या होता है, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, लेबर मतलब सभी लोग, और वर्क फोर्स मतलब उसमें से ऐसे लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो वो आप वर्क फोर्स कहोगे। अब उसके बाद आते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन वर्क पॉपुलेशन इंडिया इंटू 100 अगर आप कर दोगे तो आपका वर्कर पॉपुलेशन निकल जाएगा। उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन, मतलब कि लेबर फोर्स ले लो और नीचे में टोटल पॉपुलेशन ले लो, तो ये जो हो गया वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो गया। उसके बाद इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स क्या है, देखो ये एक फेनोमेनन है जिसके अंदर में ये देखा गया है कि जो वर्क फोर्स का पॉपुलेशन है, जो काम करने वाले मतलब जो लोग हैं, उसका प्रोपोर्शन वो इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ता जाता है। एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर में आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर्ड जॉब होंगे, 9 to 5 जॉब होगा, लेट्स से आप बैंक में जा रहे हो काम करने के लिए या ऑफिस में काम करने जा रहे हो, तो ये सब फॉर्मल सेक्टर के जॉब होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर, जब मान लो किसी के दुकान में लग गए, अपना ही कुछ शुरू कर दिया है, कहीं पे ठेला लगा रहे हैं, तो ये सब इनफॉर्मल सेक्टर के होते हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स मतलब क्या होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा लोगों का जाना, वर्क फोर्स फॉर्मल से निकल के इनफॉर्मल में जा रही है, या इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसको आप कहोगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। इंडिया में ये देखा गया कि ज्यादातर जो महिलाएं हैं, गांव की जो महिलाएं हैं वो काम करती है, शहर की महिलाओं से ज्यादा गांव की महिलाएं काम करती है। शहर की महिलाओं को एसी से हवा खाने में फुर्सत नहीं है, वो काम कम करती है विद कंपैरिजन टू दीज विमेन हु आर इन रूरल एरियाज, ठीक। और रूरल एरियाज में जो ज्यादातर लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि एक सीजनल एक्टिविटी होता है, मतलब फसल का एक सीजन होता है ना, तो सीजनल एक्टिविटी के थ्रू वो सारी चीजें होती हैं। और इस कारण से देखने को मिलता है कि रूरल एरिया का जो वर्क फोर्स होता है वो अर्बन एरियाज में जाता है काम तलाशने के लिए, ठीक। रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय ये अर्बन एरियाज में ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जॉब वगैरह उसी तरीके के होते हैं। रूरल एरियाज में आप देखोगे, गांव एरिया में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास ज्यादा स्किल नहीं होता है, तो वो लोग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की तलाश में ज्यादा रहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा एक्टिविटी जिसके अंदर में लोग कमाते हैं, ठीक है, काम करते हैं। कैजुअल वेज लेबरर क्या होते हैं, वो रेगुलर वर्कर नहीं होते, परमानेंट वर्कर नहीं होते, आज काम है कल काम नहीं है, ऐसे लोगों को कैजुअल वेज लेबरर बनाया जाता है और बोला जाता है, और इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह ये सब कोई चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा, जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, एग्जाम आ चुका है, पहले साल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है। जॉबलेस ग्रोथ इंडिया में देखने को मिला है कि जॉबलेस ग्रोथ वाला सिचुएशन, इसका मतलब इंडिया ग्रो कर रही है लेकिन जॉब्स नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितने तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तो ये चीज होती है। रेगुलर वर्कर क्या होते हैं, रेगुलर वर्कर मतलब ऐसे वर्कर जो कि परमानेंट बेसिस पर हायर किए जाते हैं और उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लाइक पेंशन, प्रोविडेंट फंड ये सब मिलता है। उसके बाद है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। इसमें क्या होता है कि ऐसे लोग जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या रेगुलर सैलरी वाले लोग हैं, वो सब कैजुअल वेज लेबरर में चले जाते हैं। कैजुअल वेज लेबरर, ये जो आपने ऊपर देखा ना, ये वाला कैजुअल वेज लेबरर में चले जाते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे को कहा जाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। जैसे कोविड के टाइम पर क्या हुआ था, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सब अब वहां पे बंद हो गए, तो उस कारण से वो कैजुअल लेबरर बन गए, गांव में आकर खेती किसानी कर रहे हैं या किसी का घर बना रहे हैं, कहीं पे स्कूल बना रहे हैं, नाला बना रहे हैं, तो ऐसे बड़ हो गए, तो ये सारी चीज। फिर अनएबल एम्प्लॉयमेंट के क्या टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब शहरी एरिया में किस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, तो ऐसे लोग जो कि जो इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तो इनको कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोग जो कि जॉब नहीं मिल पाए, उनको एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे पीएचडी, एमए, एमएससी कर चुके हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिला, तो आप उसको कहोगे कि एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो कि वेजेस पे होते हैं,
ठीक है, जैसे कोई लेबरर है तो अपना लेबर सेल किया और उसके बदले में उनको पैसे मिल गए, कुछ दिहाड़ी मजदूरी मिल गई, तो वो होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? गांव में किस तरीके अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? डिसगाइज, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जहां पर मान लो कि 5 ही लोगों की जरूरत है, लेकिन लोगों के पास काम नहीं है तो 10 लोग उसमें लगे पड़े हैं, तो ये होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये होता है कि किसी खेत में मान लो कि जरूरत है 5 ही लोगों की, लेकिन उसमें 10 लोग लगे हुए, तो एक्स्ट्रा 5 लोग क्या है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, उनकी जरूरत नहीं है वहां पे। अगर वो वहां से हट भी जाएंगे, प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई काम नहीं है तो सब लोग लगे पड़े हैं, तो ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जैसे खेती क्या है? एक सीजनल जॉब है, तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है कि मतलब कुछ समय, पूरे साल के लिए वो लोग जॉब में नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए जॉब में रहेंगे, जब खेती का सीजन आएगा बाकी लोग बाकी समय अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये होता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर सभी लोग जो भी काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक भी हैं, उन सबको काम मिल जाए, तो आप क्या हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि अपने ही रिसोर्सेज का यूज करके कोई आदमी एम्प्लॉयड है, जैसे मान लो एक डॉक्टर अपना ही क्लिनिक खोल लिया है, एक दुकानदार, एक मोची, एक नाई, वो सब आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट क्या होते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर ऐसी जगह जो कि जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसको आप फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट कहोगे। तो उसमें सारे सरकारी हो गए, और प्राइवेट में ऐसी जगह जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जो जहां पर कम 10 से कम लोग हैं, जैसे किसी खेती वाले खेत है उसमें, या छोटा छोटा कोई शॉप हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ऐसे कहीं पे घर बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, कभी भी इनको धक्के मार के निकाला जा सकता है, ये झुग्गी झोपड़ियाँ बस्तियों में रहते हैं। तो ये हो गया इनफॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। फिर फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? कि जब मान लो कि एक आदमी जॉब में है, तो वहां छोड़ दिया और दूसरे जगह जॉब करने गया, तो इस बीच में जो गैप रह जाता है ना, कुछ समय के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, तो इसको आप कहते हो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। एक जॉब को छोड़ दिया, दूसरे जॉब को पकड़ने में भी टाइम है, तो बीच में जो गैप रह गया वो कहलाता है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, उसके बाद लेबर फोर्स, तो ये तो मैंने पहली बात बता दिया आपका, जो भी लोग काम करने लायक हैं, जो भी लोग काम करना चाहते हैं, वो सारे लोगों को मिला दो लेबर फोर्स। अच्छा, जो लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, या काम करने लायक ही नहीं है, तो उसको आप मानोगे कि भाई वो लेबर फोर्स से बाहर है। तो लेबर फोर्स में केवल लेंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो काम तलाश रहे हैं और काम करने लायक भी हैं, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो ये सारे लेबर फोर्स के अंदर में आएंगे। तो 66 साल से ऊपर और 15 साल से कम बच्चों को लेबर फोर्स में नहीं लिया जाता है। एक हैंडीकैप पीपल है, या कोई हैंडीकैप पर्सन है, या कोमा में पर्सन है, उस सबको नहीं लिया जाएगा। या ऐसे लोग जो काम करना चाहते ही नहीं है, तो उन सबको लेबर फोर्स के अंदर में नहीं लिया जाएगा। अनएम्प्लॉयड पीपल मतलब लेबर फोर्स में जब आप वर्क फोर्स को हटा देते हो, लेबर फोर्स मतलब सभी लोग, उसमें से केवल वर्क फोर्स मतलब ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, तो कौन से बचे? अनएम्प्लॉयड पीपल बचे। तो ये हो गया आपका पूरा एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, राइट। उसके बाद चैप्टर है दैट इज एनवायरमेंट एज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनवायरमेंट मतलब क्या होता है कि जितना भी इस प्लैनेट पे इनहेरिटेंस है, जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो बायोटिक हो, अबायोटिक है, जीवित हो, निर्जीव हो, सारा चीज आपका आता है एनवायरमेंट के अंदर में। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज प्रदान करता है, जैसे चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो, ये सारी चीज़ें। वेस्ट को असिमुलेट करता है, वेस्ट को अपने अंदर में एक तरह से कह सकते हो एब्जॉर्ब कर लेता है। सन, सॉयल, एयर, वाटर, ये सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। एस्थेटिक सर्विसेज देता है, जैसे लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, माउंटेन देता है, जिससे हम लोग अच्छे इलस्ट्रेशन को देख पाते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाते हैं। कैरिंग कैपेसिटी में तो दो चीज़ें होती है। देखो, रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन होता है, रिसोर्स को जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमेशा रिसोर्स जनरेशन से कम होना चाहिए। मतलब जितना रिसोर्स का जनरेट हो रहा है उसका कम हो लोग यूज करें, ठीक। दूसरी चीज, जितने वेस्ट का जनरेशन हो रहा है वो हमेशा एनवायरनमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। मतलब इतना ही वेस्ट का जनरेशन होना चाहिए जितना को एनवायरनमेंट उसको एब्जॉर्ब कर पाए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट खराब होता चला जाएगा, एनवायरनमेंटल क्राइसिस आएंगे। इसके क्या क्या रीजन है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के कारण, इन सब के कारण से एनवायरमेंटल क्राइसिस आते हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन आप कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्शन अगर आप करते हो तो ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो खत्म ही हो जाएंगे, रिन्यूएबल में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाएंगी। बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सटेंशन हो जाता है, और जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहा है।
इस बेहिसाब हम लोग कंज्यूमशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिस कारण से वेस्ट उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वाटर की बात करो, एटमॉस्फेयर की बात करो, वाटर एयर क्वालिटी काफ़ी डिक्लाइन हो रहा जा रहा है, ओजोन डिप्लेशन होता है, हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर है वो भी राइज होता है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है तो हेल्थ पे हम लोग खर्च करते हैं। आज आप लोग देखोगे एक बड़े बड़े सिटीज़ में लोग एयर प्योरीफायर घर पे रखते हैं, ये भी दिक्कत आ गई है आजकल समय में। तो ये सारी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन जैसे सिचुएशन निकल के आ रहे हैं। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, कंटामिनेंट्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाना, ये कहलाता है पोल्यूशन। ठीक है, मतलब पूरे सिस्टम में इनस्टेबिलिटी, डिसऑर्डर, हार्म एंड डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं। पॉल्यूशन ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को प्रभावित किया जाता है या वो प्रभावित होते हैं। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप क्या कैसे कर सकते हो, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आप यूज करो, जैसे विंड एंड सोलर एनर्जी का आप यूज करो, क्लीनर फ्यूल यूज करो आप। ठीक है, जैसे कोयला मत जलाओ, उसकी जगह सीएनजी, पीएनजी इन सब का यूज किया करो, एलपीजी का यूज किया करो, गोबर गैस का यूज करो, मिनी हाइडल प्लांट्स को बनाकर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करो, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस को यूज करो, जैसे एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें आप ट्रेडिशनल सिस्टम जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको आप यूज करो। तो ऐसे जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके होते हैं उनको हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। बायो कंपोस्ट का यूज करना चाहिए जिसमें वॉर्म्स को यूज किया जाता है, और जैसे वाटर बॉडीज है उसको भी कंटेमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर हम केमिकल्स को यूज करेंगे तो पानी में डाला जाता है, पानी फिर कंटेमिनेट हो जाता है, फिर उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो इससे हम लोगों का जीवन यापन या हम लोगों का जीवन या इवन के जो एक्वेटिक बॉडीज़ हैं उनके जीवन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। बायोपेस्ट का यूज़ करना चाहिए, और जो हमारा अनसस्टेनेबल तरीका है कंज्यूम करने का, प्रोडक्शन करने का, उसको भी हम लोगों को चेंज करना चाहिए। तो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। हम लोग लास्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। एक कंपेरेटिव स्टडीज में बहुत सारे डेटा है जिसके थ्रू आप इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों जो पड़ोसी मुल्क है उसको आप कंपेयर करते हो। इंडिपेंडेंस की बात करें, देखो इनको कंपेयर करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान साथ ही साथ आज़ाद हुए और चाइना भी 1949 में ही पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। तो एक तरह से कह सकते हो कि कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म से वो 1949 में, तो साथ ही 47 49 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और साथ ही और एक ही जैसे स्थिति में थे, गरीब, पिछड़े हुए, बहुत संख्या में लोग अशिक्षित है, तो ऐसी स्थिति से निकल के आए थे। तो इंडिया और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस 47 में हुआ था, और 49 में चाइना ने, एक तरह से कह सकते हो, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, कम्युनिस्ट चाइना का गठन हुआ था। अच्छा, चाइना की बात करें तो वहां पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लॉन्च किया गया था 1958 में, जिसका मेन मकसद था इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, और इवन की कोर्टयार्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मतलब अपने पीछे वाले एरिया में भी, या इवन की गांव वाले एरिया में भी इंडस्ट्री लगाया जाए, घर के पीछे भी इंडस्ट्री आप लगाने को इनकरेज किया गया लोगों को। तो ये सारी चीज़ें, फिर कम्यून सिस्टम लाया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, कि अकेले अकेले नहीं करो, कलेक्टिव फार्मिंग करो, कलेक्टिव कल्टीवेशन करो। उसके बाद ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल इवोल्यूशन लॉन्च किया गया 1966 में, जिसके अंदर में स्टूडेंट्स को इनकरेज किया गया, मैंडेटरी किया गया कि आप कंट्री साइड में जाकर काम करो। इवन की रशिया भेजा गया ताकि वहाँ पर जाकर आप चीज़ों को सीख सको एंड वापस अडॉप्ट कर सको इसमें। चाइना ने एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग को अपना की पैरामीटर बनाया। एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाया जहाँ से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सके दुनिया भर में। तो ये सारी चीज़ें, और 1980 तक इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, ये सब 4% एनुअली ग्रो कर रहे थे। ठीक, लेकिन 1980 के बाद चाइना ने बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर दिया, और मिड 80s पाकिस्तान और 90s स्टार्टिंग में की जीडीपी ग्रोथ रेट का आप इसमें देखोगे ब्रेक थ्रू देखने को मिलता है, क्योंकि 1980s के लेटर में चाइना और पाकिस्तान दोनों अपनी इकोनॉमी को ओपन करते हैं, और 1991 में इंडिया ओपन करता है। 2005 के डेटा की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने जीडीपी ग्रोथ रेट 6 to 8% रिकॉर्ड किया, वहीं चाइना का जो था वो 10% पर एनम का था। अब कुछ डेटा देख लेते हैं और इससे कंपेयर करते हैं। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में 16% कंट्रीब्यूट करता है, चाइना 7% और पाकिस्तान में 24%। इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में 30%, वहीं चाइना में 41%। देख रहे हो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना बड़ा रोल है, पाकिस्तान में 19%, काफ़ी कम। सर्विसेज सेक्टर इंडिया में 54% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी, मतलब कमा के कितना दे रहा है,
तो अगर 100 रुपये कमा रहा है तो इंडिया में 16% एग्रीकल्चर सेक्टर कमा के दे रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 30 और 54% सर्विस सेक्टर। चाइना में क्या हो रहा है, 7% एग्रीकल्चर सेक्टर, 41% इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर 52%। पाकिस्तान में 24%, 19% और 57%। तो इस तरीके का ब्रेक थ्रू है। वहीं वर्क फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो इंडिया में 43% आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है, 25% इंडस्ट्रियल सेक्टर और 32% सर्विसेज सेक्टर में। चाइना में 26% एग्रीकल्चर, 28% इंडस्ट्री एंड 46% सर्विसेज में। पाकिस्तान में 41% एग्रीकल्चर में, 24% इंडस्ट्री में एंड 35% सर्विसेज सेक्टर में लगे हुए हैं। चाइना इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत तेजी से ग्रो कर पाए। जीएलएफ जो कैंपेन था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो 1958 में लॉन्च किया गया था, इससे काफ़ी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। फिर 1978 में इसने अपनी इकॉनमी को ओपन करा। तीनों देश में सबसे पहला जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया वो 1978 में, तो 78 में वहाँ पर चाइना में आ गया, ठीक है। पाकिस्तान में 88 में आया और इंडिया में 88 में, और इंडिया में सबसे लास्ट 1991 में आया था, राइट। इसको 88 करो। तो इस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म आए तो चाइना में। उसके बाद चाइना ने वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट किया और इससे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करने में। लेकिन ये भी चीज़ देखने को मिली कि आप कुछ डिकेड्स के बाद चाइना में जो एल्डरली पीपल है, क्योंकि यही जो लोग हैं, आप बूढ़े होंगे तो एल्डरली पीपल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ है। फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो चाइना में जो वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी आई, जिसके कारण मतलब 1979 में ये चीज़ लॉन्च किया गया था, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था पहले 1.33% था 1979 में, 2005 में ये घट के 0.64% पे पहुँच चुका था। फिर पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया के एस्टिमेट, ये 17-18 का डेटा है जो आपके एनसीईआरटी बुक में अपडेटेड डेटा है। तो इंडिया की पॉपुलेशन मिलियन की बात करें तो, या बिलियन में ले लें तो 1.3 बिलियन है, एंड चाइना की पॉपुलेशन 1.3 अगेन। चाइना उस समय ज़्यादा था, थोड़ा सा ज़्यादा था, इंडिया अब उसको सरपास कर चुका है। इंडिया इज़ नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दिस वर्ल्ड। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 202 मिलियन ही थी, राइट, मतलब 21 करोड़ थी। और इंडिया और चाइना दोनों की अरब में, 1.3 अरब, और चाइना की भी 1.3 अरब, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन अब इंडिया 1.4 बिलियन क्रॉस कर चुका है। एनुअल ग्रोथ रेट देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, अभी भी पिछड़ा हुआ देश है, तो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ ये सब चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ पे लोग अभी भी पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं विद कंपैरिजन टू इंडिया एंड चाइना। तो 2.05 है, मतलब कि वहाँ पर जो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो 2.05 है, और इंडिया में उससे कम 1.03, उसके बाद चाइना में 0.46। डेंसिटी की बात करें, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। 1 स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, तो ये पूरा जो एरिया है इसमें कितने लोग रह रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना काफ़ी बड़ा देश है, तो इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी इसकी डेंसिटी कम है, 148 है। पाकिस्तान का डेंसिटी 275 है। इंडिया इज द मोस्ट डेंस कंट्री अमॉन्ग दीज थ्री, तो 455 है पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो की बात करें कि पर 1000 मेल पर कितने फीमेल हैं, तो उसमें स्थिति जो है वो चाइना की बढ़िया है, 949, उसके बाद पाकिस्तान का, और सबसे खराब स्थिति इंडिया का है। फर्टिलिटी रेट की बात करें कि एक जो मदर एंड फादर हैं वो कितने बच्चे को पैदा कर रहे हैं, तो ज़्यादा है पाकिस्तान में 3.6, उसके बाद इंडिया में 2.2 और चाइना में है 1.7। अर्बनाइजेशन की बात करें तो चाइना में ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, 59% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान है 37, एंड उसके बाद इंडिया है 34%। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि यूएनडीपी प्रोड्यूस करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो 0.645 है। चाइना का वैल्यू 0.761 है और पाकिस्तान का 0.557 है। तो चाइना अच्छे, मतलब तीनों कंट्रीज में सबसे बढ़िया है, उसके बाद इंडिया आता है, उसके बाद पाकिस्तान होता है। यू कैन एनालाइज ऑल दीज डेटा, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एंड रीड ऑल दीज डेटा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो एंड समझ सकते हो ये सारी चीज़ें क्या है, राइट। एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें आप कंपैरिजन देख सकते हो कि 1980-90 में इंडिया का ग्रोथ रेट था 5.7, चाइना का ग्रोथ रेट था 10.3 और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट था 6.3।
अब 15-17 की अगर बात करें तो इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा 7.3, चाइना का उससे कम 6.8 एंड पाकिस्तान का सबसे कम 5.3। टोटल आउटपुट के ट्रेंड की बात करें कि 80-90 में जो ग्रोथ रेट था वो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.1 था, 5.9 था एंड पाकिस्तान का 4, तो सो एंड सो फोर्थ। आप इसको पढ़ सकते हो एंड कंपेयर कर सकते हो। कॉमन सक्सेस स्टोरीज की बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो सब्सटैंशियल ग्रोथ रेट देखने को मिला जीडीपी पर कैपिटा में, फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी आ चुकी है, जो डुअलिस्टिक नेचर है इकोनॉमी का वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है। उसके बाद कंसिडरेबल डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी रेट काफ़ी घटा है इंडिया और पाकिस्तान में। फिर उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के फेलियर्स की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी कम है चाइना के कंपैरिजन में, एसडीआर रैंकिंग भी चाइना से काफ़ी कम है, फिजिकल मैनेजमेंट इन देशों का काफ़ी ख़राब रहा है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट काफ़ी कमज़ोर दिखता है सोशल प्रोस्पेरिटी के लिए। और इंडिया का किन एरियाज में पाकिस्तान से एज है, तो इंडिया बेटर मैन पावर है, यहाँ पर एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ आप। उसके बाद एरिया ऐसे जहाँ पे पाकिस्तान का एज है तो अर्बनाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा बेटर है इंडिया से। उसके बाद वहाँ पर कम पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के कम है, इंडिया में ज़्यादा है। फिर जो ज़्यादा पॉपुलेशन जिनके पास अच्छे वाटर सोर्सेज अवेलेबल हैं पाकिस्तान में बेटर है। फिर एरिया ऐसे जहाँ पे चाइना का इंडिया से एज है, तो चाइना ने प्रो पुअर रिफॉर्म्स काफ़ी अच्छे किए, बहुत बड़ी आबादी को उसने अपने यहाँ पे गरीबी से निकाल दिया, एग्रेरियन रिफॉर्म्स उनके काफ़ी हैं। वहाँ पे एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि जीडीपी ग्रोथ रेट को बहुत तेज़ी से बढ़ा चुके हैं। सेज पॉलिसी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं जहाँ पर एफडीआई को अलाउ किया जाता है, उनको बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि वहाँ पर वो अपने बिजनेस को सेटअप कर सके। तो इससे एफडीआई का फ्लो काफ़ी बढ़ा और ये इंडिया से ज़्यादा बेटर स्थिति में है। सो दैट्स इट इन दिस बुक एंड ये बुक आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ गई आ गई होगी और ये वन शॉट रिवीजन था, इसको देखकर आप जा सकते हो एग्जाम देने के लिए और लिख सकते हो पॉइंट्स को बहुत अच्छे से। साथ ही साथ मैं आपको फिर से बता दूं कि जो पीडीएफ है मैं शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, इस पूरे बुक को पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चाहे वो एमसीक्यू हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, सबको देख सकते हो, न्यूमेरिकल्स हो वो मिल जाएंगे आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें मैं फ्रीली दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही प्रीसियस मटेरियल है तो आप इसको देखकर रिवाइज कर सकते हो एंड दैट्स इट, एग्जामिनेशन में दे सकते हो। एंड एग्जामिनेशन कैसा जाएगा, कैसा गया, ज़रूर वापस आके बताना एग्जामिनेशन के बाद। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ रात के अंधेरे में और बैठा हुआ हूँ, लेकिन सब तुम्हारे लिए यार, तुम पढ़ो यार और बहुत अच्छा करो, दैट्स माई विश एंड हमारे बेस्ट विशेस हमेशा तुम लोगों के साथ है। एग्ज़ाम कैसा जाएगा, एग्ज़ाम कैसा गया, इन सबको ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम कैसा गया। मिलता है अगले वीडियो में, तो अपना बहुत ख्याल रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आवर ब्लेसिंग्स एंड आवर बेस्ट विशेस आर ऑलवेज। थैंक यू।